Today, we'll continue our journey with the Roman Empire. So, in last class, we studied that Romans first established kingdom in the time of Remus and Romulus, who were the legendary establisher of Roman Empire. After that, several people from several other places came to the Roman peninsula, Italian peninsula, established there. Out of them, three were the major communities who lived. One was Greek, second one was Latin, and third one was Etruscans. एट्रूस्कैंस इसमें से ज्यादा पावरफुल साबित हुए. इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, राजा बने रोम के. रोम छोटा सा इलाका था लेकिन राजा थे. और 509 बीसी तक उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया राजा बन करके. लेकिन उसके बाद जो अंतिम एट्रुस्कन राजा था वो बहुत ही दुष्ट था. जनता से बहुत सारे टैक्स वसूलना, बिना अपराध के भी मनमर्जी से दंड दे देना, और भी तरह तरह के बदतमीजियां वो खुद करता था. और उसके जो चेले थे वो तो करेंगे ही करेंगे. तो इस कारण से जैसी राजा वैसा प्रजा, उसमें कोई दोष थोड़ा ही. इस तरीके से उन्होंने पूरे माहौल को इतना खराब कर दिया कि जो लोग थे रोम के वो बहुत ही दुखी थे इस बात से. अच्छा, रोम, एक और चीज बता दें कि रोम उसी जमाने से बहुत खुले विचारों का था, क्योंकि वो व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था. आप देखो, वो मेडिटेरेनियन सी के जिस तरीके से बीच में है, तो सारा व्यापार जो भी होगा वो उन्हीं के जरिए हो सकता है. आप सोचो, देखो ये रोम है, ये इटली है, और ये मेडिटेरेनियन सी है पूरा, जो ब्लू कलर से दिख रहा है. तो आप सोचो कि ये पूरे यूरोप में जो भी व्यापार होगा वो कहां से होगा. यूरोप वाले उस दौर में अमेरिका की खोज हुई नहीं थी, तो उधर अटलांटिक के पार नहीं जा सकते थे. आप एक यहां पर मैप देखो, तो यहां से आपको अंदाजा लगेगा. अभी लाइक आप समझो कि ये है इटालियन पेनिनसुला, ये है रोम. ये पूरा जो है वो यूरोप. अब इस यूरोप के लोगों को व्यापार करना है, इनको सामान चाहिए. ये कहां व्यापार करेंगे? ये अटलांटिक ओशन है. अटलांटिक ओशन को जब हम पार करके जाते हैं तो यहां पर कहीं अमेरिका में मिलता है. लेकिन अमेरिका की खोज हुई थी 1492 में, जब कोलंबस पहुंचा था. इसके पहले ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक का मतलब समझते हो? अंध. इसको अंध महासागर कहते हैं, माने इतना बड़ा महासागर है, एकदम अंधा है, इसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, ये अंध महासागर है, अटलांटिक ओशन. कभी इसके पार कोई जाने की हिम्मत ही नहीं किया. सबको लगा धरती यहीं खत्म हो गई है. सबको यही लगता था ये जो है पृथ्वी का एंड है, इसके आगे कुछ है ही नहीं है. हाँ, इधर का लोगों को पता था, क्योंकि इधर लैंड बाउंड्रियां बहुत मिलती थी, तो इधर इंडिया तक लोग जानते थे कि इंडिया भी है इधर. लेकिन इंडिया आने का रास्ता जो था वो लैंड रूट ये हुआ करता था, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे, सिल्क रूट, है ना. तो ये लैंड रूट हुआ करता था, और या फिर ये जो है सी रूट हुआ करता था. मेडिटेरेनियन से आ सकते थे. तो मेडिटेरेनियन से भी आने का रास्ता क्या था? मेडिटेरेनियन से यहां तक आते थे. इसके बाद बेचारे जो है कुछ दूर पैदल चलते थे, क्योंकि यहाँ पर तब ये स्वेज कैनाल नहीं था. ये दिख रहा है ना, ये स्वेज कैनाल है. स्वेज कैनाल बनने के बाद अब तो सीधे आप समंदर के रास्ते से रेड सी में आ सकते हैं, लेकिन पहले नहीं आ सकते थे. तो उसके बाद फिर यहां से उन्हें दूसरे नाव पकड़ करके आने पड़ते थे अरेबियन सी में, और आगे चल करके इंडिया पहुंचते थे. तो ऐसा नहीं है, जब आप कहते हो ना कि 1498 में इंडिया की खोज किसने करी, और आंसर लिखते हो वास्को डिगामा, थप्पड़ मारने वाला काम करते हो. वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज नहीं करी थी. वास्को डिगामा ने इंडिया पहुंचने के नए रास्ते की खोज करी थी. इंडिया कहां खोया हुआ था जिसकी खोज करेगा वो, है ना. He discovered just a new way, not India. इंडिया तो पहले से था, और इंडिया के बारे में यूरोपियंस भी पहले से जानते थे. ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे. सारे यूरोपियन को पता था इंडिया कोई चीज है. चाइना के बारे में जानते थे, बस पहुंचने का रास्ता नहीं जानते थे. क्यों? क्योंकि पहुंचने का रास्ता एक ही वो जानते थे, वो ये था, मेडिटेरेनियन सी से. और 1453 में इस वाले पूरे इलाके में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, तुर्कों ने कब्जा कर लिया था.
तो तुर्क जब यहाँ पे कब्जा कर लिए तो सारा व्यापार तुर्क किया करते थे। तुर्क अपना सामान इधर इंडिया से, चाइना से लेते थे और इधर बेचते थे महंगे दामों में। अब इधर के लोगों को अगर डायरेक्ट व्यापार करना है तो तुर्क आने नहीं देते थे, लाठी वाठी लेके यहीं खड़े हो जाते थे। इस तरीके से यूरोप के लोगों को एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी और वो नया रास्ता उन्होंने अटलांटिक से ढूंढा। तब तक उनको अकल हो गई थी इतनी बात की कि दुनिया गोल है, अगर हमें ईस्ट में जाना है तो हम वेस्ट में थोड़ा ज्यादा जाएंगे तो ईस्ट में पहुंच ही जाएंगे। अब सोचो आप कोई चीज अगर ऐसे गोल है, मान लो ये पकड़ लेता हूं मैं पेपर वेट, अब ये गोल है तो गोल में हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें यहां पर पहुंचना है, ये इस जगह पे पहुंचना है, तो हम यहां पर है। हम ऐसे भी जा सकते हैं लेकिन हम ऐसे भी तो जा ही सकते हैं, पीछे से भी पहुंच तो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर यहां से जाएंगे तो थोड़ी दूरी पड़ेगी, इधर से घूम के जाएंगे ज्यादा पड़ेगी, लेकिन पहुंच जाएंगे। बस यही एक कॉन्फिडेंस अटलांटिक ओशन में कूदने के लिए मजबूर किया। कोलंबस भी निकला था इसी चक्कर में कि हम इंडिया पहुंच जाएंगे। हाँ ये अलग बात है कि अटलांटिक में काफी दूर जाने के बाद उसे इंडीज मिल गए, अमेरिका मिल गया, तो फिर वो वहीं रह गया और उसी को कितने सालों तक वो मानता रहा हम पहुंच गए इंडिया। वो तो बाद में जब वास्को डिगामा निकला और वो ऐसे अफ्रीका से घूमते 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 ऐसे करके इंडिया में आया, तब लोगों को पता चला नहीं वो जिसमें वो पहुंचा था कोलंबस वो इंडिया नहीं था, वो तो कहीं वेस्ट में पहुंचा था। तो वो वेस्ट का इंडिया बना दिया उसे, वेस्ट इंडीज, है ना। तो इस तरीके से वो वेस्ट इंडीज हो गया जिसको कोलंबस ने खोजा, और जिस रास्ते से वास्को डिगामा पहुंचा उसे हम ईस्ट इंडीज या ईस्ट इंडिया या हमारी इंडिया कहते हैं। और बाद में चल करके जितनी व्यापारिक कंपनियां यूरोप से हमारे यहाँ आई, सबने अपना नाम ईस्ट इंडिया रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम ईस्ट वाले इंडिया थे। उनके हिसाब से एक वेस्ट में भी इंडिया है जो वेस्ट इंडीज कहा जाता है। लोग हाँ, क्या हुआ श्रेया? किस बात पे भड़क गई तुम? चलो आगे। तो बात ये कर रहे थे ना कि ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे ट्रेड के लिए, क्योंकि ये हर एक देश में घुस सकते थे। अब देखो इनको फ्रांस में जाना है तो ये ऐसे करके फ्रांस में चले जाएंगे, इनको स्पेन जाना है तो चलो स्पेन चले जाएंगे, इनको पुर्तगाल जाना है तो पुर्तगाल चले जाएंगे, इनको अफ्रीका कार्तेज जाना है तो ऐसे आ जाएंगे जहां वो चाहें। क्योंकि ये मालिक थे ना, ये राजा थे इस पूरे समंदर के, और इसी समंदर के किनारे सारे यूरोपियन अफ्रीकन देश बसे हुए थे। तो ये ट्रेड भी अच्छा कंट्रोल करते थे, इस वजह से ये प्रॉस्परस होने लगे बहुत जल्द, ये काफी प्रॉस्परस हो गए। तो ये ध्यान रखना कि रोमन्स प्रॉस्परस बहुत तेजी से हो रहे थे, और जहां पर लोग थोड़े से प्रॉस्परस हो जाएंगे, खास करके व्यापारी वर्ग थोड़ा सा प्रॉस्परस हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा, तो ऐसे केस में फिर वो बहुत ज्यादा राजा का जो पावर है वो झेल नहीं पाएगा। राजा का जो बहुत सारे निरंकुश शासन होते हैं उसको वो झेल नहीं पाता था। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने विद्रोह करना शुरू किया। तो उसने इंट्रुस्कैन राजा को हटाया, और हटाने के बाद सबने मिलकर के तय किया कि अब हम इसको बना देंगे रिपब्लिक। तो पहली बार रिपब्लिक लगभग जो है 509 यानी 6th सेंचुरी बीसी आप कह सकते हो में शुरू हुआ रोम में। ठीक है, कि अर्ली रिपब्लिक था। 509 बीसीई में अंतिम जो है इंट्रुस्कैन राजा जिसका नाम था टार्किन द प्राउड, घमंडी राजा टार्किन, उसको हटा करके और रोम के लोगों ने रिपब्लिक बनाया। रिपब्लिक का मतलब होता है एन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स फॉर पब्लिक अफेयर्स, एक ऐसी संस्था जो पब्लिक अफेयर्स पे काम करे, वो रिपब्लिक है। एक ऐसी संस्था जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा गवर्नमेंट की जाए, खुद नहीं करते, जनता नहीं शासन करती है, जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसको कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, अब रिपब्लिक के अंडर में गवर्नमेंट कैसी थी, अभी हम आपको वहां नहीं पहुंचा रहे हैं जहां से आपकी कहानी शुरू हो रही है, हम आपको अभी उसके बैकग्राउंड में जा रहे हैं, पहले की कहानी पढ़ रहे हैं। तो रिपब्लिक के दौरान इन द 1st सेंचुरी बीसी रोमन्स राइटर्स बोस्टेड द रोम हैड अचीव्ड अ बैलेंस्ड गवर्नमेंट। अक्सर करके रोमन राइटर्स लिखा करते थे कि रोम की गवर्नमेंट सबसे शानदार गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बैलेंस रखा हुआ है। किस बात का बैलेंस? शासन और शासित वर्ग के बीच का बैलेंस उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है।
ओके, what they meant was their government that had taken the best features of monarchy and aristocracy and democracy also. रोमन्स ये कहा करते थे उनके यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, उनके यहाँ मोनार्की भी है, उनके यहाँ अरिस्टोक्रेसी है और उनके यहाँ डेमोक्रेसी भी है. मतलब रोमन्स बिलीव्ड इन बैलेंस ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अब आप जानते हो ये तीनों गवर्नमेंट कौन सी होती है. पहला होता है मोनार्की. मोनार्की का मतलब हुआ राजा के द्वारा शासन, जिसमें एक शासक हो. अच्छा, मोनार्की जो शब्द है, आर्की का मतलब होता है शासन, आर्की, ठीक है. और मोनो का मतलब होता है एक. तो मोनार्की माने एक का शासन, एक तंत्र. वो उससे मतलब नहीं राजा, लेकिन एक व्यक्ति शासन करेगा. तो जब एक व्यक्ति शासन करेगा तो वो तो राजा या सम्राट ही होगा ना. इसी तरीके से दूसरा जो आर्की है वो है अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, या इसको हम ओलिगैरिकी भी कहते हैं. ओलिगैरिकी का मतलब क्या हुआ? ओली का मतलब होता है कई सारे, गैरिकी मतलब आर्की मतलब शासन, कई सारे लोगों का शासन ओलिगैरिकी हुआ. ये बेसिकली एक तरह का अरिस्टोक्रेसी था. अरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे? कुलीन वर्ग के लोग, नोबल्स, पैसे वाले, धनाढ़, व्यापारी, सम्भ्रांत, इस तरह के लोग, जमींदार. तो अरिस्टोक्रेट्स का शासन अरिस्टोक्रेसी हुआ, यानी गवर्नमेंट बाय नोबल्स. और डेमोक्रेसी यानी पीपल्स रूल. तो ये लगभग तीनों चीजें रोम में एक टाइम पे चल रही थी. सबसे पहले वहां पर मोनार्की शुरू हुई, फिर रिपब्लिक आया, लेकिन दोनों से लोग उब गए बहुत जल्द. मोनार्की से क्यों ये उबे थे? आपको पता है कि एक आदमी जब शासन कर रहा था तो वो अब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करता था, कई बदतमीजियां खुद पर्सनली कर लेता था. लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते थे क्योंकि वो जनता का ख्याल नहीं रखता था, मनमानी शासन करता था. उसके जो चमचे होते थे वो तो और कहर बरपा रहे थे लोगों पे. तो फिर लोगों ने तय किया हम रिपब्लिक बनाएंगे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाने लगे. शासन तो अच्छा होता है, लेकिन इनके साथ भी एक मुसीबत थी. इनके साथ मुसीबत ये थी कि ये डिसीजन कोई स्ट्रांग नहीं ले पाते थे, क्योंकि शासन एक के हाथ में तो था नहीं. अब तो कई सारे लोग चुन के गए हैं, पूरा सीनेट बैठा है, सीनेट को डिसाइड करना है. आपस में वो लड़ बैठते थे, तो इस तरीके से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता था. तो उन्होंने तय किया कि सीनेट तो रहेगा, सीनेट नहीं खत्म करेंगे, लेकिन सीनेट में भी सुपर पावर हम जो है वो दो लोगों को देंगे, यानी दो को बनाएंगे हम कंसूल. क्या बनाएंगे? कंसूल. ये ध्यान रखना. तो सीनेट ने मिल करके, जनता ने चुना सीनेट को और सीनेट ने चुना आगे चल करके दो लोगों को जिनको कहते हैं कंसूल. अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना, सीनेट चुनती है तो राष्ट्रपति को चुनती है, और राष्ट्रपति एक होता है, दो नहीं होते. उनके यहाँ रोम में दो राष्ट्रपति रखते थे. अब सोचो ऐसा पागलपंथी क्यों कर रहे थे, एक आदमी को क्यों नहीं चुन लेते थे? एक से ही तो वो तंग थे कि अगर एक को राजा बना देंगे, एक को मालिक बना देंगे, नाम उसका कुछ भी रखें, लेकिन अगर वो सिंगल हैंडेड रूल करेगा तो वो कभी भी तानाशाह बन सकेगा, कभी भी वो इस तरीके के फैसले लेगा जो हमारे हित में नहीं होंगे. तो कोई भी व्यक्ति बदतमीजी वाले फैसले ना ले सके, इस वजह से एक को पावर ना दो. वो चिड़े हुए थे कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहेगी, तो दो बनाओ, ठीक है. तो इस तरीके से दो कंसूल होते थे. यही दोनों कंसूल आर्मी और गवर्नमेंट दोनों ही चलाया करते थे. एक और बात होती थी कि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता था, यानी अगले साल फिर वो दोनों बदल ही दिए जाएंगे, दूसरे बनेंगे. ये अच्छी बात थी उनकी. जैसे आजकल होता है ना डेमोक्रेसी में हम लोगों के यहाँ कि भाई एक ही जो है सांसद या विधायक वो 10 बार चुना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जितनी बार जनता वोट करे चुना जा सकता है. वहां पे ये नहीं था. वहां पर एक व्यक्ति एक ही बार चुना जाएगा, अगली बार दूसरे को मौका दो. तो ये एक परंपरा उन्होंने चलाई. देयर पावर वॉज लिमिटेड. अच्छा, दोनों के पास, दोनों सुप्रीम तो जरूर होते थे, लेकिन पावर फिर भी उनके पास कम होता था. क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो 1 साल से अधिक नहीं रह सकते थे, और दूसरी बात कि सेम पर्सन कुड नॉट बी इलेक्टेड कंसूल अगेन फॉर 10 years. आगे वो 10 साल तक कंसूल नहीं बन सकते. 10 साल के बाद चाहे तो एक बार फिर बन जाए 1 साल के लिए. तो ऐसे ऐसे कितने साल रहेगा? अगर उसकी टोटल उम्र भी मान लीजिए वो 80 साल तक जीता है और 30 साल के बाद से वो कंसूल बनना शुरू कर, 4-5 कंसूल बनते बनते तो मर जाएगा.
और हर बार उसी को लोग क्यों चुनेंगे? एक और चीज है, हर एक कंसूल के पास ये वीटो पावर होता था। वीटो पावर का मतलब होता था कि अगर एक कंसूल ने फैसला ले लिया कुछ करने का, तो दूसरा चाहे तो उसे रोक सकता है। अब लो, तो उसमें होता ये था कि जब दो कंसूल होते थे तो ये जो फैसला लेता था उसको ये वीटो लगा देता था, और ये फैसला लेता था तो ये वीटो लगा देता था, तो कुल मिलाकर के आपस में ही लड़ मरते थे। अभी भी गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है। इसका मतलब रोमन्स ने दोनों तरीके अपना लिए, लेकिन अभी ठीक नहीं काम हुआ। ना तो मोनार्की से वो खुश हुए, ना ही वो रिपब्लिक से खुश हुए, कंसूल सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं हुए। और सीनेट जो कंसूल्स को चुनता था वो बिल्कुल अरिस्टोक्रेटिक ब्रांच था, उसमें कॉमन पीपल की कोई जगह नहीं थी, केवल बड़े पैसे वाले और धनाढ्य लोग ही शामिल हुआ करते थे। और वो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दोनों ही देखती थी। मतलब जो सीनेट के लोग होते थे वो कानून बनाते भी थे और उसका पालन भी कराते थे। ये आर्मी के कमांडर खुद भी थे, ठीक है। इसमें लगभग 300 लोग होते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, कि लगभग 300 मेंबर होते थे जो अपर क्लास रोमन सोसाइटी से चुने जाते थे। अब सोचो, अगर सीनेट में सारे के सारे अपर क्लास से आए हुए लोग हैं तो कॉमन लोगों को नाराजगी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो कॉमन लोगों ने भी अपनी मांग उठानी शुरू करी कि हमें भी सीनेट में जगह दो भाई, हम भी आएंगे। लेकिन ये जो रोमन एरिस्टोक्रेट्स थे, पैसे वाले जमींदार कुलीन, वो इतनी आसानी से तो नहीं आने देंगे। तो उन्होंने जब बहुत मजबूरियां समझी तो उन्होंने प्लेबियंस को अलाउ कर दिया, हाँ ठीक है, अच्छा तुम भी चलो सीनेट में बैठ जाओ। तो सीनेट के सदस्य बना दिए गए कॉमन पीपल को भी आगे चल करके, मतलब 200 साल के बाद। लेकिन फिर भी जो इन्फ्लुएंस था वो अभी भी ऊपर वालों का ही था। मतलब अब इस तरीके से दो सोसाइटी बन गई रोम में। एक ऊपर वाले लोगों का बन गया, जमींदार कुलीन धनाढ़ पैसे वाले, ठीक है, जिन्हों हम अरिस्टोक्रेट्स कहते थे। इनको पेट्रिशियन भी कहा जाता था। पेट्रिशियन मतलब जो पिता तुल्य हैं, जो फादर लाइक फिगर हैं, बड़े लोग हैं। और दूसरे प्लेबियंस यानी पब्लिक, कॉमन पब्लिक। तो दो ग्रुप हो गया, एक हो गया लोगों का, कॉमन पीपल का, और एक हो गया राजाओं का, या जो धनाढ्य लोग थे, पैसे वाले लोग थे, ठीक है। तो एक हुआ लोगों का, एक हुआ राजाओं का, यानी एक हुआ लोकसभा, एक हुआ राज्यसभा, समझे? तो यहीं से कॉमन असेंबली, कॉमन पीपल्स असेंबली, और अपर क्लास पीपल्स असेंबली, निम्न सदन उच्च सदन, इस तरीके से जो अपने यहां भी व्यवस्था आप देखते हो ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा हम लोगों ने वहीं से मारा है। रोमन से आगे चल करके यूरोप में लोगों ने सीखा, यूरोप के लोगों से फिर चल के हमने सीखा। तो ये जो कंसेप्ट है वो अपने यहाँ का वो उतना ही पुराना है, वहीं से हम लेके आ रहे हैं। वरना हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो राजा होते थे, उनका एक ही दरबार होता था, उसमें कोई हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स थोड़े होता था। ये खुराफात रोमन्स की है। सीनेट को पूरा पावर था फॉरेन पर, डोमेस्टिक पॉलिसी पे, हर एक चीज पे। और असेंबलीज जो भी इकट्ठी होती थी वो काफी डेमोक्रेटिक हुआ करती थी। जैसे कि असेंबली में प्लेबियंस भी होते थे, ट्राइबल असेंबली भी होती थी, इलेक्टेड ट्रिब्यून्स भी होते थे। ये सारे लोग होते थे जिनका काम होता था कॉमन पीपल के लिए लॉ बनाना। लेकिन जो महत्वपूर्ण लॉ होते थे वो अरिस्टोक्रेट्स की बिना, जो अरिस्टोक्रेसी होती थी या पेट्रिशियंस होते थे, उनके बिना सहमति के नहीं बनता था। अब जाहिर सी बात है कि जो रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क चल रहा है इनके यहाँ, ये बहुत टाइम टेकिंग है। आप जानते हैं संसद की कार्यवाही इतनी जल्दी कहाँ होती है। अगर कोई फैसला लेना है तो संसद की पहले मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में सब बहस करेंगे, भाषणबाजी होगी, लंबे लंबे नारे लगेंगे, वॉकआउट होगा, और ये सारे बदतमीजियां जब हो जाएंगी खत्म, तब जाकर के कहीं फैसला आएगा। तो हो सकता है कि कहीं पे बाढ़ आया हो और वहां पर मदद करना है या नहीं करना है, इस बात पे असेंबली हो, कितनी मदद भेजनी है, कैसे भेजनी है। तो वो असेंबली इतनी लंबी चल जाती थी कि बाढ़ के बाद वहां सूखा भी पड़ जाता था और मदद नहीं पहुंच पाती थी। बहुत टाइम टेकिंग था। तो ऐसे केसेस में असेंबली ने एक नया चीज डिसाइड किया। वो क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक डिक्टेटर बनाएंगे। अगर कभी कोई इमरजेंसी आया, ध्यान रखना डिक्टेटर हमेशा के लिए नहीं होगा, क्राइसिस आया,
तो असेंबली, रिपब्लिक असेंबली कुड अपॉइंट डिक्टेटर, एक डिक्टेटर बना देंगे, और जब तक क्राइसिस रहेगा वो डिक्टेटर अपने मन से शासन करेगा बिना किसी असेंबली के। समझे? अब आप सोचोगे कि डिक्टेटर का मतलब, कौन बताएगा इसमें से डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? फटाफट बोलो। तानाशाह होता है ना? हाँ जी, तानाशाह होता है, बिल्कुल सही है। तो डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है। और आज के जमाने में अगर आपसे पूछा जाएगा कि तानाशाह क्या होता है, तो आप बताओगे कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद मिलिट्री जनरल हो या बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, जो पूरा राज्य हड़प ले और अपने मन से शासन करना शुरू करे, किसी की ना सुने, वो तानाशाह होता है। लेकिन ऐसा नहीं, तानाशाह एक पद हुआ करता था बेटा। रोम में सबसे पहले डिक्टेटरशिप शुरू हुई और वहां पर डिक्टेटर बाकायदा चुनाव के द्वारा इलेक्ट होता था। ठीक है? तो आज अगर किसी से कहते हैं कि ये फला आदमी डिक्टेटर है, तो तुरंत लोग कहेंगे कि अरे यार, ये अपने मन से ताकतवर और बना होगा और सब हड़प लिया होगा। ऐसा नहीं था। शब्द की जो शुरुआत हुई है वो रोम से हुई है। और रोम में डिक्टेटर बाकायदा एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता था, यानी सीनेट के लोग सामान्य समय में 2 ठो कंसूल चुनते थे जो राज्य करते थे। लेकिन जब बहुत बुरी कंडीशन आ जाए, क्राइसिस की कंडीशन आ जाए, संकटकालीन दौर आ जाए, तब वो एक व्यक्ति को चुनते थे जिसे कहा जाता था डिक्टेटर। और वो डिक्टेटर एक ऐसा लीडर होता था जो हर तरह का पावर रखता था, लॉ बनाने का, आर्मी को कमांड करने का, मतलब वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास होता था। किसी सीनेट से कोई सलाह नहीं चाहिए उसे। लेकिन शर्त यह है कि वो केवल और केवल 6 महीने अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता था। यानी डिक्टेटर कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 महीने। यानी 6 महीने बाद फिर वो अपने आप हट जाएगा अपने पोस्ट से। हाँ, ये संभव है कि दोबारा उसी को, अगर क्राइसिस चल रही है तो दोबारा उसी को फिर से डिक्टेटर बनाया जा सके या किसी और को डिक्टेटर बनाया जा सके, ये संभव था। तो डिक्टेटरशिप वॉज अ पोस्ट, डिक्टेटर एक पोस्ट हुआ करता था। इस बात को आप याद कर लो। डिक्टेटर कोई अपने मन से नहीं बनता था, बनाया जाता था, चुना जाता था, चुनाव होता था उसका। अब एक और गजब की चीज आपको बताएं, इंडिया ने कितना कुछ सीखा है। डिक्टेटर कब बनता था? इमरजेंसी में। कितने समय के लिए बनता था? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए के बाद दोबारा से अगर इमरजेंसी चल रही है तो उसे डिक्टेटर फिर बनाया जा सकता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का पावर है राष्ट्रपति शासन लगाने का, याद है? धारा 352, यस। 356, 360, यही 3 तरीके से लगते हैं ना, 352, 356 और 360। तो इन धाराओं पर जैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाता है। अब देखो, हमने रोम से सीखा है कि कोई किसी को डिक्टेटर बनाओ तो 6 महीने के लिए बनाओ, बस, उसके बाद नहीं। 6 महीने के बाद अगर जरूरी पड़ता है तो दोबारा लगा सकते हो। और वो करेगा कौन? वो सीनेट ही करेगी। सीनेट ही करेगी कि वो राष्ट्रपति को या जो डिक्टेटर है उसको ऑल पावर दे दे कि अब यही शासन करेंगे। कोई इसमें कोई सीनेट नहीं, कोई प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं, सीधे राष्ट्रपति शासन करेंगे। आपको पता है ये हिंदुस्तान में कब हुआ था? प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी। ये नो इमरजेंसी, सर। हाँ, हिंदुस्तान में लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है? और उन्होंने इस इमरजेंसी को 3 बार बढ़ाया था। मतलब 6 महीने के लिए ही लग सकती, 1.5 साल के लिए लगेगी नहीं। तो पहले 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने, इस तरीके से करके 3 बार में कुल 18 महीने इमरजेंसी चली थी। उसके बाद फिर तब जा करके चुनाव होने शुरू हुए। उसका केस खैर किसी दिन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या चक्कर था उसमें। चक्कर कुछ ये हुआ करता था कि इंदिरा गांधी का उसी दौर में चुनाव हुआ था, ये 1973 वाला। और 73 के चुनाव में इंदिरा गांधी बहुत कम वोटों से जीत गई थी और वो प्रधानमंत्री बना दी गई थी। उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था जेनरन के द्वारा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है इंदिरा ने और फ्रॉड करके जो है चुनाव जीती हैं। तो ऐसी दशा में जो है उन पर जांच की जाए और पता कराया जाए कि हाँ वो जो है वास्तव में जीती हैं या नहीं है।
इसका मुकदमा चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1973 से लेके 74-75 तक, 2-2.5 में उसका फैसला आ गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त बड़ा गजब का फैसला दिया कि हाँ सच में जो है गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग करके इन्होंने ये चुनाव जीता है, तो इस तरीके से ये इस चुनाव को रद्द माना जाए। जाहिर सी बात है, जिस चुनाव को ही रद्द कर दिया जाएगा उसमें जीता हुआ व्यक्ति भी रद्द हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंदिरा गांधी सांसद बनी थी वो फर्जी था। अब इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं है, तो जब इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगी तो ऐसे शर्त में वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं। इसके खिलाफ जो है तुरंत याचिका दायर हो गई। अब इंदिरा गांधी को ये ठीक नहीं लगा, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति को आदेश दिया कि एक काम करो, प्रेसिडेंट रूल लगाओ। उन्होंने पूरी असेंबली भंग करके और प्रेसिडेंट रूल दे दिया। अब प्रेसिडेंट अगर शासन करेगा तो उस दौर में चुनाव कुछ होगा नहीं, वो जब तक चुनाव नहीं होता प्रेसिडेंट शासन करेगा। राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा उनके कंट्रोल में हो जाएंगी, मिलिट्री शासन लग गया पूरी तरीके से। और इंदिरा गांधी ने जो जो इंदिरा गांधी कहती थी वाइट पेपर, तरीका तो ये है कि इसमें प्रेसिडेंट अपने मन से रूल करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को हमेशा वो प्राइम मिनिस्टर सलाह देता रहता है और उसके आधार पर उन्हें काम करना होता है। तो फिर वो जब तक दोबारा से चुनाव नहीं होते तब तक के लिए इंदिरा गांधी स्वयं शासन में आ गई। फिर जाकर के 1.5 साल बाद जब बड़ी अफरा तफरी की स्थिति बन गई इधर बिहार में, जयप्रकाश नारायण और तमाम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, ढेर सारे लोग उसमें शामिल हो गए, एक दूसरा गुट तैयार हो गया। फिर जब चुनाव हुए तो फिर इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उसके बाद तो फिर एक एक साल में 2-3 बार चुनाव हुए, कई बार इंदिरा हारी। तो इस तरीके की ये कंडीशंस चलती रही हैं। फिर 80-81 में उनकी सरकार आती है इंदिरा की, थोड़े थोड़े जो है जोड़ तोड़ करके वो बना लेती हैं सरकार। उनसे कई लोग नाराज भी रहते हैं। तो 1984 में इंदिरा की फिर हत्या हो जाती है। इंदिरा की हत्या होने के बाद तब कांग्रेस के साथ भाई सारे लोग, बहुत सारा सपोर्ट आ जाता है ना, किसी के घर में कोई मर जाए तो फिर जनता फिर उसके प्रति सहानुभूति रखने लगती है। तो लोगों का इतना ज्यादा सहानुभूति कांग्रेस की तरफ हो गया था कि जो है जोर जबरदस्ती से राजीव गांधी को खड़ा कराया गया चुनाव के लिए, और सारे लोगों ने कांग्रेस को जम के वोट दिया और सबसे बड़े बहुमत से, शायद 448 जो है वो सांसदों के साथ उन्होंने अपना जो है सरकार बनाई थी। सबसे ज्यादा सपोर्ट से बनाई थी सरकार। 1-2 बार वो भी चले, लेकिन उसके बाद फिर ठीक से भाई काम नहीं किया, उनके अंदर नहीं थी ऐसी कैपेसिटी बढ़िया। कुछ जगह पे तो उन्होंने बड़ा इनोवेटिव काम किया, लेकिन फिर कुछ जगहों पर घोटाले भी हो गए। बोफोर्स का मामला आप लोगों ने सुना था। तो इन सारे चक्करों की वजह से बाद में उनके साथ भी दिक्कतें आने लगी, और फाइनली उन्होंने श्रीलंका की मदद के लिए, जो तमिल श्रीलंका में रहते थे, जिन्हें श्रीलंका की सरकार ने आतंकवादी बता दिया था कि नहीं ये आतंकवादी हैं और तमिलनाडु से आए हैं, इनको भगाओ यहाँ से, तो श्रीलंका की मदद के लिए राजीव गांधी ने अपनी फोर्स भेज दी और वहां पर तमिल मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु के लोग जो है वो राजीव गांधी के भी खिलाफ हो गए। उसमें प्रभाकरन का एक गुट चलता था, लिट्टे। तो उसकी एक महिला सदस्य ने जब साउथ इंडिया का दौरा कर रहे थे चुनाव के दौरान राजीव गांधी, तो उनको भी माला पहना करके बम सब डाल करके ह्यूमन बम से मार डाला। तो इस तरीके से ये सब घटनाएं दुर्घटनाएं खैर फिलहाल होती रही हैं। मेरा टारगेट ये नहीं था बताना इस हिस्ट्री को, मैं चाह रहा था कि आप लोग समझें कि ये डिक्टेटर्स कैसे होते थे और हमने क्या सीखा है इस डिक्टेटरशिप से। तो डिक्टेटर्स पहले ये बनाए जाते थे, ये एक इलेक्टेड पोस्ट हुआ करता था, और ये सिर्फ 6 महीने के लिए होते थे। ये दोनों तरह की चीजें हमने रोम से सीखी हैं। और उसके बाद ये जो डिक्टेटर होते थे वो कभी कभी बड़े ताकतवर हो जाते थे। तो ये डिक्टेटर्स का चुनाव होता था, हम जानते हैं। अच्छा, रोम में उस दौर में बड़ी लड़ाइयां होती थी, वो दौर ही ऐसा था। कभी जर्मनी से, मतलब जर्मनी स्टेट तो बना नहीं था, जर्मनी ट्राइब्स थे उनका अटैक होने लगता था। कभी बगल में फ्रांस है उनका होता था, कभी स्पेन है उनका होता था। तो ये सारे इलाकों में जो लोग थे उनके साथ लड़ाइयां अक्सर चलती रहती थी।
और जाहिर सी बात है लड़ाइयों में इमरजेंसी पावर लगाना पड़ता था, इमरजेंसी पावर में किसी को डिक्टेटर बनाना पड़ता था। अब डिक्टेटर उसमें से कोई खतरनाक भी बन सकता है। तो ऐसे केसेस में अंत में आते आते फर्स्ट सेंचुरी बीसीई तक आते आते डिक्टेटर्स के पास बड़े पावर होने लगे थे, और फिर 3 लोग एक साथ चुने गए जो गवर्नमेंट चला रहे थे, और 3 के तीनों अलग अलग डिक्टेटर थे। उसमें पॉम्पी भी था, उसमें जूलियस सीजर नाम सुना होगा एक डिक्टेटर, वो भी चुना गया था। लेकिन वो इतना ताकतवर डिक्टेटर साबित हुआ कि अंत में सभी को मार करके अकेले डिक्टेटर बना। डिक्टेटर का कार्यकाल कितना होता था? 6 महीने, यानी 6 महीने से ज्यादा वो नहीं रह सकता। लेकिन उसने क्या किया, और 6 महीने के लिए उसको बनाता कौन था? सीनेट। सीनेट चाहे तो उसे 6 महीने से आगे भी बना सकती है। तो सर सीनेट कौन होते थे? सीनेट वही सांसद, संसद का लोग जो होते, पार्लियामेंट होती थी, वो सीनेट कही जाती थी। अच्छा। तो जो जूलियस सीजर हुआ करता था, इसका सीनेट पे बड़ा दबदबा था। तो इसने सीनेट को मजबूर किया कि हमें तुम लाइफ टाइम डिक्टेटर बनाओ, परमानेंट डिक्टेटर बनाओ, और सीनेट ने ये फैसला मान भी लिया। तो इस तरह से लगभग 44 बीसीई के आसपास उसे परमानेंट जो है वो डिक्टेटर बना दिया गया, लाइफ टाइम के लिए जूलियस सीजर बन गया। जाहिर सी बात है इस बात से हर आदमी तो खुश होगा नहीं। कई सारे लोगों को जो आगे चल करके डिक्टेटर बनना चाहते थे या और भी बड़े पद हासिल करना चाहते थे, जिनको बड़ी ईर्ष्या थी, उन लोगों ने जूलियस सीजर के खिलाफ साजिशें करी, और अंत में जूलियस सीजर मारा गया। जूलियस सीजर जब मारा गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, सीनेट में ही हत्या कर दी गई कई लोगों ने, और ये कहा कि नहीं, ये हमेशा के लिए डिक्टेटर बन गया था और अब ये देश के लिए खतरा था, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी समृद्धि, हमारी तमाम चीजों के लिए इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम सब खत्म हो जाता। तो ऐसे ऐसे समझा करके लोगों को मनाया गया। इसके बाद तब फिर अब अगला रूलर कौन बनेगा, ये बड़ा प्रश्न आया। जूलियस सीजर के बाद जूलियस सीजर का एक जो है वो भतीजा था, उसके लड़के नहीं थे अपने, लड़के तो थे लेकिन वो लड़के काम के नहीं थे। जूलियस सीजर कहते हैं कि जूलियस सीजर ने जो है वो मिस्र की राजकुमारी जिनका नाम था क्लियोपेट्रा, उनसे भी विवाह किया था। उनसे 2 लड़के थे भी, लेकिन वो इजिप्ट में थे। यहां पर उन्होंने क्या किया था, रोम में उसने एडॉप्ट कर लिया था एक अपने भतीजे को जिसका नाम था ऑक्टेवियस। तो ऑक्टेवियस को अगला सीजर बनाया गया, अगला जो है राजा बनाया गया वहां पे, जिसको हम अगस्टस कहते हैं। 300 बीसी में वो रूल करना शुरू कर देता है। लेकिन एक गजब की बात है कि वो जानता था सीनेट के पास बहुत पावर है, वो अपने आप को डिक्टेटर नहीं बनाया। उसने अपने आप को टाइटल क्या दिया, अपने आप को उसने एक बड़ा सुंदर सा टाइटल दिया, प्रिंसेप, कि मैं सिर्फ लीडर हूं तुम्हारा, मैं कोई मालिक या राजा नहीं हूं। सीनेट को बड़ा अच्छा लगा ये बात, क्योंकि वो सीनेट की हर बात मानता था। वो जूलियस सीजर की तरह डिक्टेटर नहीं था ना, जो कह रहा था नहीं हम ही सब कुछ हैं। ये सीनेट की सारी बात मानता था, तो सीनेट इससे बड़ा प्रसन्न थी। सीनेट ने इसको अगस्टस की उपाधि दी 27 बीसीई में, और ले जाकर के इसकी खोपड़ी पे मुकुट उकुट रख दिया, इसको राजा बना दिया। लेकिन ये अपने आप को राजा नहीं कहता था, ये अपने आप को प्रिंसेप कहता, बड़ा हम्बल टाइप का था। तो उसके बाद फिर इसने बहुत सारे काम किए। रोम में सड़कें बनवाई, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए, पब्लिक पार्क्स बनवाए। रोम को इसने जो है वो ईंटों के जंगल से मार्बल्स की खूबसूरत वादियों में बदल दिया। ये सारे काम किए। इसके टाइम में पूरी शांति रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और इसने जिस तरह के रोम को बनाया, वो आगे 200 वर्षों तक बहुत शांति से जो प्रोग्रेस करता रहा। तो इस तरीके से अगस्टस ने रोम के एम्पायर की नींव रखी, जो आगे चल करके बहुत समृद्धशाली रोम बना। तो अगस्टस और तमाम लोगों के बारे में हम लोग इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।